So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। कल तो भाई बहुत बारिश हो रही थी। कल इतनी बारिश हो रही थी कि समझ लो हम लोग अपने रूम से ऑफिस तक नहीं आ पाए, तो इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं चल पाई। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। पिछले 3 लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो इस लेक्चर को करने में आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे घर पर। तो मैथ में हम लोगों का टारगेट कितना है भाई? 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं इसके लिए? बढ़िया से एकदम। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लेक्चर नंबर ये 33 है हमारा, मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 33, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 है। आज हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे सर्च करिए रैंकर्स एनटीएससी और जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लासेस की बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलना शुरू हो चुकी है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। तो सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी चीज छूटे ना। ठीक, क्लासेस कब कब चलती है मैं आपको बता दूं, मंडे टू फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे है, कल आपका ऑफ रहता है सैटरडे और संडे, ताकि आप रिवीजन बैकलॉग आराम से कवर कर सके। सैटरडे और संडे में आपको क्या मिलता है बेटा? सैटरडे और संडे में आपको मिलता है बोर्ड्स के लेक्चर, और आपसे कहा जाता है कि आप रिवीजन करिए और साथ ही साथ अपने बैकलॉग को कवर करिए। ठीक, नए हैं, पीछे की कुछ चीजें छूटी है तो उसको कैसे कवर करेंगे? उसके लिए आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एनटीएससी के इंफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आज शाम 7:30 बजे एक जबरदस्त अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें सभी बच्चों को समझ में आई? एक सेकेंड। तो भाई आज हम लोग ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहते हो ना विजिबल नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है, तो उसका भी आज मैंने जुगाड़ किया है। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो भैया विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। ये 3 बातें जो आपको रोज मैं बताता हूं, इसका बहुत महत्व है। इसको इंप्लीमेंट करिए। जिस तरह से मैं आपके साथ कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूं, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है। ठीक, तो बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे भाई, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, आज देखो ब्लैक स्क्रीन पे सब कुछ है, बताना कि क्या चीज कोई दिक्कत आएगी तो बताना। ठीक है बेटा, सारे बच्चे आ गए हैं? हम लोगों ने कहां तक कर लिया था भाई? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला कल हो गया था हमारा। सेक्शन फॉर्मूला के सारे सवाल लग गए। उसमें से क्या नाम है, एनसीईआरटी से लगा लिया आप लोगों ने सब कुछ? चलो, उम्मीद करता हूं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो, इसको मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। अब सबका ध्यान स्क्रीन पर। जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल है, इस तरह से बना दिया गया ट्रायंगल। ठीक, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन पर लिखेंगे। इसके एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया गया x1, y1। ठीक है बेटा, इसका दूसरे का दे दिया x2, y2, तीसरे का दे दिया x3, y3। अच्छा, आपने क्लास 9th या बचपन में कभी ये पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस क्या होता है? बेस वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और हाइट क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द दिस वर्टिसेस। ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। बच्चों, प्रीमियर क्लास इज मच बेटर देन लाइव क्लास, क्योंकि यहां पे आपको कंटेंट पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा। मैं आपकी चैट इस समय नहीं देख रहा होता तो मैं आपको समझाने में ज्यादा दिमाग लगाता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी प्रीमियर क्लास पसंद आती होगी। आप लोग जरूर बताइएगा कि प्रीमियर क्लास अच्छी लगती है आपको कि लाइव क्लास।
बाकी मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ आपके साथ, ऐसा तो है नहीं कि मैं भाग जाता हूँ, मैं तो चैट में अवेलेबल हूँ। कोई किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है मैं तुरंत वही समझा देता हूँ लिख कर, ठीक है। तो आई होप दिस क्लास इज मच बेटर देन लाइव क्लास। बट आप लोग बताइएगा अगर आपको ये चीजें नहीं पसंद आएंगी तो उसको भी हम लोग सुधारेंगे, ठीक। चलिए, बट सारी क्लासेस अटेंड करिए, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो सपोज ये डी पॉइंट है बेटा, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का बचपन वाला तरीका है भैया, अगर हमें डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वाली डिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना आपने सिखाया ही है, अंडर रूट x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों बहुत दिक्कत आ जाएगी ऐसा काम करने के लिए, तो इसी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला बनाया गया जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आपके पास तीन कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, x1 y1, ठीक है बेटा, सब कुछ विजिबल है, x2 y2, ठीक, एंड थर्ड क्या है भाई, x3 y3, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, हाफ इनटू, देखो x1 है तो x1 को पहले लिखना, ठीक, x1, ठीक है, विजिबल है प्रॉपर, रुक जाओ इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, x1, ठीक है, ये विजिबल है क्या, ये भी नहीं है, इससे करता हूं अब ये विजिबल है बिल्कुल, x1, x1 के बाद अब x1 लिख दिए हैं तो आप y1 मत लिखिएगा, ठीक, ये मत करिएगा, आपको क्या लिखना है, y2 माइनस y3, क्या लिखना है बेटा, y2 माइनस y3, ठीक, फिर प्लस का साइन लगाइएगा, x1 लिख दिया, अब लिखिएगा x2, ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से समझिएगा, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरी बार में समझाऊंगा, तीसरी बार में समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप नई चीज सीख रहे हो, वक्त लगेगा। ये x2 है, फिर यहां क्या लिखेंगे भाई, y2 और y3 हो गया था तो x2 हो गया, तो y3 माइनस y1 बेटा, क्या होगा ये, y3 माइनस y1, ठीक, प्लस अब x2 हो गया है, अब लिखिए x3, ठीक है बेटा, याद कराऊंगा अभी, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। अब x3 आ गया है तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। मतलब अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो आप आराम से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। वही हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला को इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं हर जगह, देखो तरीका क्या है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये हमेशा आएगा, मतलब 1 आएगा तो 2 आएगा तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा तो 2 आएगा तो 1 आएगा, और फिर क्या आएगा भाई, अगर 2 आएगा तो फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है बच्चों, ये पहले आएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा आएगा, ठीक। ये चीज क्लियर सभी को। अब देखो x हमेशा बाहर रहेगा, x हमेशा बाहर रहेगा, बाहर हमेशा प्लस है, देखो ये प्लस, ये प्लस, अंडर ब्रैकेट के माइनस है, अंडर ब्रैकेट के माइनस है, अंडर ब्रैकेट के माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे करके याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चल, तो भैया ये हो गया, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये ऐसे लिख जाता है, हाफ हाफ x1 y1 प्लस, प्लस वाले टर्म को मैं एक साथ लिखता हूं x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है, ये सारे प्लस वाले टर्म हो गए, फिर माइनस वाले टर्म को एक साथ लिखता हूं x1 y3 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2। क्लियर है क्या बच्चों, सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आ रही है। चल, अब इसको याद करने का तरीका देखो भाई, अब एक और तरीका है, क्या, आप क्या करो, जैसे x1 y1 लिख लो यहां, x2 y2 लिख लो यहां, x3 y3 लिख लो यहां, एक और लिख दो, फिर से x1 y1 लिख दो, ठीक है क्या, ये चीज सबको समझ में आया क्या, बस इतना काम सबको करना है बेट। अच्छा भैया इसका क्या करना है हमें, पहला काम, एरो ऐसे लगाओगे, एक एक एरो, ठीक, ये 3 एरो लगाया, पहले ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाया आपने, जो ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगा रहा है उसको प्लस में लिख दो, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर की तरफ एरो लगाना है ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है,
एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जैसे ही ऊपर की तरफ प्लस लगाया, ऊपर चढ़ोगे तो मेहनत लगता है ना भाई, ऊपर चढ़ोगे तो मेहनत लगेगा, तो मेहनत लगेगा तो माइनस होगा भाई, कमजोरी आ जाएगी। तो माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। क्लियर हुआ क्या? इसको सारे को एक ब्रैकेट में कर दो, बाहर हाफ हमेशा रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते वक्त हाफ हमेशा रहेगा। अब बताओ ये फॉर्मूला तुम लोगों को रटने में, याद करने में कठिनाई होगी क्या? होगी क्या? चैट बॉक्स में लिखते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डन? समझ में आ गया बढ़िया से? चलो, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या हमारे पास जगह है? नहीं है, कोई बात नहीं। ये आप लोग पहले एक बार लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिख लीजिए अपने पेन पे, ठीक? तब तक मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं आपको एक और चीज सिखा दूं। अच्छा बेटा, जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाओगे, ऐसे रहेगा ट्रायंगल, ऐसे रहेगा, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा। मतलब ये कुछ जगह, एरिया क्या होता है? अगर कोई भी चीज, कुछ वस्तु कोई जगह घेर रही है तो वही कहलाता है उसका एरिया। अगर यही पॉइंट ऐसे होता, बहुत क्लोज, एक पॉइंट यहां होता, एक पॉइंट यहां होता बेटा, एक पॉइंट यहां होता, तब भी कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है। अगर मैं कह दूं कि यही तीनों पॉइंट, अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ रहा था ना, आते आते ये इसी लाइन पर आ गया, यहां एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। इट मींस ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, और ये मान लीजिए ऊपर x3 y3 था, ये आ गया एकदम लाइन पे। तो ये जब तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर। मतलब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो वो कहलाते हैं कोलिनियर। तो आपके एग्जाम में कोलिनियर पे सवाल तो आने ही आने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोलिनियरिटी के लिए आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देंगे। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकालेंगे यूजिंग ऑल 3 पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसको सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोलिनियर, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। कोलिनियर कंडीशन में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। क्यों भाई? अब ये देखो लाइन इसी पे लाई कर रहा है, तो ये तो लाइन हो गई। अब लाइन पे एरिया बनेगी क्या? ये थोड़ा सा ऊपर था, इट मींस ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं थे, तो एरिया निकल रहा था। ये जगह थी ना, अब यहाँ पे कोई भी जगह ये नहीं घेर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ क्या? अब समझ लो, इतना तुम पढ़ लिए, अपने पूरे 9th और 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिए। ठीक है, सिलेबस खत्म तुम्हारा। अब तुम्हें एनटीएससी के लिए मैं कुछ एडवांस भी चीजें पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक, अब हम लोग पहले लगाएंगे सवाल। तुम लोग हो तैयार सवाल लगाने के लिए? एक बार थम्स अप कर दो चैट बॉक्स में कि हाँ भैया हम अब तैयार हैं। हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने पीछे के सारे लेक्चर्स देख लिए, तीनों लेक्चर, हमें सब कुछ क्लियर है। अब हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है, अब हम सवाल भी लगाएंगे आपके साथ, तभी तो आएगा मजा असली। चलो चलो भैया, तब सवाल लगाते हैं। सवाल विजुअल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप एवरीथिंग इज विजुअल। अगर विजुअल नहीं होगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ रहा हूं। अब पहले सवाल भी लगाऊंगा, तब आपसे मजा आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1। ठीक है, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। चलो यहां देखो, सवाल मैं समझा दे रहा हूं तुम लोगों को। ये एक ट्रायंगल है, वर्टिसेस मतलब क्या होता है बेटा? कोना। एक कोना इसका दिया हुआ है 0, -1, दूसरा कोना इसका दिया हुआ है 2, 1, तीसरा कोना ये दिया है 0, 3। ठीक, जब भी आप कोऑर्डिनेट को अरेंज करते हैं ना बेटा, तो आप इतना ध्यान रखा करिए कि एक तरीके से चला करिए, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बाकी इधर उधर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब कह रहा है फाइंड, इसका एरिया नहीं फाइंड करना है, ना 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 ना, अब यहाँ पे पीछे का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान देना बेटा। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मतलब इन तीनों साइड के मिड पॉइंट पहले निकालिए, उनको ज्वाइन कराइए, जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालिए। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम इस लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 2/2 क्या हो जाएगा? 1, -1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 0।
अरे क्लियर है ना, मिड पॉइंट बताया है भाई कल वाली क्लास में, पिछले वाली। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा रखा है, अगर कोई कहेगा कि भैया मुझे नहीं आता तो उसकी बड़ी पिटाई हो जाएगी। देख रहा हूं तुम लोगों को, ठीक। चलो तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 बाई 2 1, 3 प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अच्छा 0 प्लस 0 बाई 2 क्या हो जाएगा भाई, कहोगे भैया 0, और माइनस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर आए तो आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में एरर नहीं आना चाहिए बस। अब तीनों मिड पॉइंट को हमने जोड़ दिया भाई। जैसे ही हमने तीनों मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। और हमें बेटा एरिया किस चीज का निकालना है, इसी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ये इसका एरिया निकाल देंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का, और वहीं पे गलत आंसर क्लिक करके आ जाएंगे। तो जब भी आप सवाल लगाते हैं क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। डन। चलो तो भैया अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया का आपने तरीका बताया है, ऐसे लिख लो 0,1, ठीक है। अब ट्रिक वाले से देखो, 0,1, फिर 1,0, फिर 1,2, फिर उसके बाद 0,1। ये बताया था x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1। ऐसे कर लो पहला काम। फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस, अब ये वाला एरो, ठीक। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 0। तो ये क्या आ गया भैया 2 प्लस 1 माइनस 1। आंसर क्या आ रहा है 2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे भैया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया, सवाल समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन लगाने कैसे हैं ये समझ में आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। एकदम आराम से सीखो यार, एक क्लास ज्यादा ले लेंगे, 2 क्लास ले लेंगे, अपने पास वक्त है, लेकिन चीजों को सीख जाओ एक बार, तुम्हें कभी कठिन न लगेगा। ठीक है बच्चों। चल तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम उसी तरह से, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। तो एक बार आप लोग भी करिए, ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग भी करिए, देखता हूं किसका लग पाता है। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा, ठीक है। आप भी लेकिन अपने कॉपी पेन पर कैलकुलेशन करिए, हो सकता है मेरे से करने से पहले आप चैट बॉक्स में जवाब दे दें, ठीक है। चलिए तो चलिए भाई इस सवाल को लगाते हैं। अब जब भी आप कोऑर्डिनेट का चैप्टर का लगाया करो, हालांकि मान लो बोर्ड में ज्यादा अच्छा लगेगा, तुरंत फिगर बना लिया करो। बाकी अपने अपने एग्जाम में NTSC में तो भाई तेजी से करने के लिए फिगर की कोई खासा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिगर से क्या हो जाता है ना, हमसे गलतियां कम होती हैं, ठीक। ये है आपका ट्रायंगल। चलो इस वाले फॉर्मूले से एक लगा लेते हैं, हाफ। दोनों तरीके से तुम लोगों को विश्वास हो जाए। x1 याद कर लो भाई, x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 आ गया तो x2 आएगा, फिर y3 आएगा, फिर y1 आएगा। y2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आएगा। प्लस क्या आ जाएगा भाई, कहोगे x2 आ चुका है, x3 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, कहोगे y1 माइनस y2 आ जाएगा। डन है क्या, डन है क्या मेरे प्यारे बच्चों। चल वैल्यू रख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे शो कर लो। अब ये हो जाएगा हाफ, x1 की वैल्यू रखें, मान लो ये मेरा x1 है बेटा, ये हो गया 0 इंटू y2 की वैल्यू रख देते हैं पाई बाई 2 माइनस y3 की वैल्यू रख देते हैं पाई बाई 6। क्लियर है। प्लस x2 की वैल्यू रख दें, x2 की वैल्यू मान लो मैंने 3 रख दी, ठीक है। फिर y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया पाई बाई 6 हो जाएगी। माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 0 हो जाएगी। प्लस x3 की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, ठीक। और y1 की वैल्यू क्या रखेंगे, कहोगे भैया 0 माइनस y2 की वैल्यू, कहोगे भैया पाई बाई 2। क्लियर है क्या मेरे बच्चों, ये चीज कैसे लिख रहा हूं, कैसे x1 y2 y3 y1 ये सब सारी की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हूं, ठीक है, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। चलिए सॉल्व करिए भाई इसको। बाहर हाफ है, 0 का अंदर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 इंटू पाई बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। प्लस अभी रुक जाइए, 3 इंटू माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। हाफ ये आ जाएगा कितना, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई करेंगे तो माइनस 2 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2
तो ये आ रहा है माइनस पाई बाई टू। एक बार आप लोग चेक करिए कि कहीं पे हमने माइनस प्लस की कोई गलती की है क्या। देखो माइनस भी आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एरिया क्या होगा, हमारा एरिया प्लस वाला ही होगा। एक बार आप लोग चेक करिएगा, मैं अक्सर देखा हूँ कि मेरे से थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 0,0, 3, पाई बाई टू, 3, पाई बाई 6, ठीक। फिर हमने क्या किया, 0 रखा, पाई बाई 2 रखा, माइनस पाई बाई 6 रखा, माइनस पाई बाई 6, ठीक है, प्लस 3 रखा, ठीक है बेटा। फिर पाई बाई 6, पाई बाई 6 माइनस 0 क्या, ये भी ठीक है। फिर प्लस रखा 3, 0 माइनस पाई बाई 2 किया क्योंकि यहाँ 0 माइनस पाई बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2 और वो आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो बढ़िया। ये पाई बाई 6 था ना, ये पाई बाई 2 था, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, मतलब ये पाई बाई 2, हम लोग माइनस में एरिया को रख नहीं सकते हैं तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। हम लोग क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपने ट्रिक वाले मेथड को भी चेक कर लेते हैं। चलो तो अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 3, पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3, पाई बाई 6 और ये हो जाएगा 0,0। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं, ये 0 आ जाएगा प्लस 3 पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, कहोगे भैया पाई बाई 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा। अब इसको ऊपर माइनस कर लो, ऊपर माइनस कर लोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा। फिर क्या आएगा, कहोगे भैया 0 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, विजिबल है, हाँ ये लास्ट में 0 है, ठीक। उसके बाद 0 0 तो हटा दो, पाई बाई 2 बचा, माइनस 3 पाई बाई 2 बचा और बाहर आपको पता है 1/2 रहता ही रहता है। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 2 पाई बाई 2, मतलब इंटू माइनस पाई आ रहा है, मतलब एरिया कितना आएगा, पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। देखो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं ना, ये माइनस नहीं आता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया जगह घेरता है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखोगे, पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। कहीं कोई गलती हो रही हो तो बता देना। डन, वैसे मैंने 2 बार वेरीफाई कर लिया। चलो उम्मीद करता हूं सब कुछ तुम्हें समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस सवाल को लगाना है और मजे के साथ लगाना है। देखते हैं इस सवाल को कौन लगा पाता है, ठीक है। चलो एक बार सब लोग पढ़ो, मैं पढ़ देता हूं आपके साथ ताकि आप भी अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा दिए अब तुम लोगों को, ठीक। चलो, द पॉइंट्स A 2,9, B A,5 and C 5,5 are the vertices of triangle ABC right angled at B, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A हिंस द एरिया ऑफ ABC। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस तरह के सवाल आपके एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक, तो इसका ध्यान रखना। चलो तो भैया पॉइंट कौन कौन सा है और राइट एंगल किस पे है, बी पे। तो पहला काम अपना फिगर परफेक्टली बनाओ, ठीक। ये है आपका ट्रायंगल, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, ये मान लो सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,9, बी का कोऑर्डिनेट क्या है A,5, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 5,5। अब भैया हमें यहाँ से ए की वैल्यू आएगी कैसे, क्या दिमाग लगाएं, क्या तरीका अपनाएं, यहाँ पर कुछ तो बताइए, कुछ तो मदद करिए हमारी। बच्चों मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर की। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, सारे बच्चे यूज करो, लगाओ एक बार। चलो तो भैया हम क्या करने वाले हैं, यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये क्या है, ए है, A-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-9 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, ये आ जाएगा रूट में। सॉरी रूट में क्यों रखेंगे भाई, हम स्क्वायर तो कर ही रहे हैं, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, A-5 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक। फिर 5-5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5-5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। अब ये हाइपोटेनस 5-2 का होल स्क्वायर मतलब 3 त्रिके 9 प्लस 5-9 का होल स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, ये कितना आ गया, A-2 का होल स्क्वायर, 16 से 16 को काट दो, ये 0 हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, A-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा बेटा, 9। क्लियर है, डन। अब इसको खोलिए, A²
+4 माइनस 2 दूना 4a। क्लियर? धीरे धीरे, कहीं पे कोई अपने को गलती नहीं करनी है। 4a प्लस a² प्लस 25 माइनस 2 पंजे 10a। क्लियर है? इक्वल टू कितना आ रहा है? 9। अब हम क्या करेंगे, a² को a² के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 4a और माइनस 10a कितना हो जाएगा? -14a। क्लियर? 25 + 4 29 होता है, 29 में से 9 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? +20 = 0। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? कहोगे भैया ये हो जाएगा a² माइनस 7a प्लस 10 = 0। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट होगा चैट बॉक्स में पूछेगा। अब इसको फैक्टराइज करना मैंने पढ़ा रखा है आपको बहुत बार। -5a माइनस 2a प्लस 10 = 0। ठीक, यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 माइनस 2a माइनस 5 = 0। तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 5 = 0। मतलब यहाँ से a की 2 वैल्यू निकल के आ रही है बेटा। कौन कौन सी? एक तो a की वैल्यू 2 और एक तो a की वैल्यू 5। तो भैया आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो एनटीएससी में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। a की वैल्यू 1 है, गलत। a की वैल्यू 0 है, गलत। a की वैल्यू -1 है, गलत। आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ये। अब आप लेकिन चेक कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो ना, तो चेक करो इसको। जब हम a की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो एरिया कितना आ रहा है? ये मान लीजिए कितना लिखा हुआ है 2,5, क्योंकि a की वैल्यू आपने निकाल ली है बेटा। अब जल्दी से एरिया निकाल लिया जाए। चलो भाई एरिया निकाल लिया जाए। कहाँ निकालेंगे एरिया भाई? एरिया कहाँ लिखेंगे? चलो कहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। हाफ x1 की वैल्यू कितनी है? कहोगे भैया 2 ले लीजिए। y2 की वैल्यू 5 माइनस 5, ये तो हो गया 0, प्लस x2 की वैल्यू रख दीजिए 5 है ये। ठीक है बेटा? 5 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा? -4। ठीक, प्लस उसके बाद a की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये 2 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 5 की वैल्यू 4, एक ब्रैकेट में। हाफ ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? -20। ये कितना आ जाएगा? +8। ठीक है बेटा? ये कितना हो जाएगा? हाफ। ये हो जाएगा आपका -12। ये कितना हो जाएगा? -6। अब देखो माइनस आना है तो कभी घबराना नहीं है। हमने घबराना नहीं, सबसे पहले तो हमने डरना नहीं है। ठीक है? ये किसका डायलॉग है? सबसे पहले तो हमने डरना नहीं है। डरना नहीं है। 6 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगी। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ये इसलिए निगेटिव कभी कभी आ जाता है क्योंकि ऑर्डर की वजह से। अगर आप हो सकता है इसको पहले ले लें, x1 x2 इसको मान लें, तो ये शायद आपका माइनस में आए। क्लियर है? तो आंसर कौन सा सही होगा बेटा? कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं डाउट है तो इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से। अगर डाउट नहीं है तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। इसके लिए मैं थोड़ा वक्त दूंगा तुम्हें, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए सारे बच्चे। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है। देखता हूं किस बच्चे का सबसे सही आता है। ठीक है? क्लास प्रीमियर हो, क्लास लाइव हो, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट से। आप यहाँ एंजॉय करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है बेटा? मैं किसी को इंटरटेन करने के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए। ठीक है? बाकी डाउट के लिए, सब कुछ के लिए मैं तो हूँ ही। मोटिवेशन के लिए हर सेशन लेता हूँ, आपको बीच बीच में चीज़ें बताता रहता हूँ। सब कुछ छोड़ के भाग थोड़ी रहा हूँ। ठीक है? चलो, लगा रहे हो? आंसर आ रहे हैं? चलो, उम्मीद करता हूँ सबके आंसर आ रहे होंगे। ट्रिक से लगाएंगे इसको। 0,0, 5,0, 3,4। एक बार फिर लिखते हैं 0,0। ठीक है बेटा? इसके बाद क्या करते हैं? पहला नीचे जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 0 प्लस 20 प्लस 0। अब हम चढ़ेंगे ऊपर चढ़ेंगे तो तुरंत निगेटिव कर लेना बेटा। -0, -0, -0। आंसर कितना आ रहा है? अरे इतना आसान सवाल था, 20। हाफ से मल्टीप्लाई करना क्यों भूल रहे हैं किशन सर? हाफ से मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर यूनिट। कभी भी स्क्वायर कोई भूलेगा नहीं, सिर्फ 10 यूनिट नहीं लिखेगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहोगे भैया 10 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। स्क्वायर यूनिट याद रखिएगा क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, डन यहां तक? चल डन है तो ये भी आंसर बता दो भाई। डन है तो ये भी आंसर बता दो। ये लिखा हुआ है ट्रायंगल का वर्टिसेस लिख दे रहा हूं, -4,1, 1,2, 4,-3। जल्दी से एरिया बता दो और ट्रिक से बताओ फटाक से, बिना देरी के। किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है किसी को। ठीक है, मजा आ रहा है? ऐसे ही आएगा। कल तो बहुत बारिश हुई है, तुम लोग की तरफ भी हो रहा था? जल्दी से इसका आंसर दे दो। आ रहे हैं आंसर? आ रहे हैं? कौन सा आ रहा है? चलो लिख लो भाई इसको, -4,1, 1,2, 4,-3। एक बार फिर से लिख लो, -4,1। पहला काम, चलिए भाई धड़ाधड़ नीचे गिरिए, तुरंत नीचे कूदिए। नीचे कूदे, -8, -3, -4। अरे भैया +4 आएगा। और ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -8 ही आएगा। ठीक है, साइन प्लस का ही है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस। चलो भैया ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो फटाफट। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -12। क्लियर है क्या? डन। जोड़ दो भैया, ये हो जाएगा 4, ये अलग है, बाकी सब माइनस है। 8 1 9, 12 9 21, 21 3 24, 24 8, 24 8 32, 32 में -32 +4। आंसर कितना आ रहा है? -28। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दी जा रहा है क्या? अच्छा रुक जाओ, इंटू हाफ कौन करेगा चाचा? देखो यही गलती करना है, यही गलती मेरे से हो रही है, तुमसे भी नहीं होनी चाहिए। एरिया हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? कहोगे भैया 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा आ गया है। क्लियर? बढ़े बढ़े आगे भाई, बढ़े। चलो अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? एक नया सवाल, कोलिनियर नॉन कोलिनियर। थ्योरी तो बता रखी है, थ्योरी तो बता रखी है। एरिया निकालो, 0 आ गया तो कोलिनियर, 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। ठीक है बच्चों, फटाक से करिए। अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ये भैया कोलिनियर होंगे, बस। कुछ नया थोड़ी है, वही एरिया वाली बात है। लिख लो भैया यहाँ 3,7, 6,5, 15, -1, और फिर से लिख लीजिए भाई 3,7। क्लियर है क्या? चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, फिर ये और फिर ये। क्लियर? चलिए, तो ये 3 बचे 15, फिर प्लस 6 कम 6 -6 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आ गया। 15 सते 105 प्लस होगा, फिर -6 सते 42, फिर -15 बचे 75, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3। बाहर y 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी इच्छा है तो, नहीं इच्छा होगी तो मत करना। ठीक, प्लस वाले को एक साथ ले लो, 120 और 123 हो जाएगा। हाफ इंटू 123 माइनस 42 6 48, 48 से 5 53, 53 70 123। क्लियर है क्या? तो ये क्या आ रहा है? हाफ इंटू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। अगर 0 आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको मैंने बता रखा है कि वो क्या होगा बेटा? कहोगे भैया कोलिनियर। तुरंत अपने OMR शीट को भर दो, जो भर दीजिए भाई। ये मैंने OMR शीट भर दिया, गोला। ठीक है, इसी तरह गोला आपको भी भरना है एग्जाम में। ठीक, समझ में आया कोलिनियर का कॉन्सेप्ट सबको? किसी को कोई डाउट? अरे तुम्हारे बोर्ड का सिलेबस तो ऐसे ही साथ साथ में खत्म हो जाए, तुम लोग तो फालतू चिंता करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जल्दी से इसको चेक कर लो कि ये क्या कोलिनियर है या नहीं। जल्दी से, ये 3 पॉइंट दिख रहा है, 0,3, 1,5, -1,1। जल्दी से चेक करो, मैं नहीं चेक करूंगा, तुम लोग चेक करके बताओ जल्दी से।
जल्दी से करोगे तो तब आगे का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एडवांस कॉन्सेप्ट अभी सिखाना है तुम लोगों को, 11th वाला। गलती से भी एनटीएससी छू दे तो तुमसे ना छूटे, अगर वो छू दे तो तुमसे ना छूटे। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बताओ, कोलिनियर है या नहीं? चलो, आई होप सभी बच्चे कर रहे होंगे। चलो इसको हम लोग एक बार उस वाले फॉर्मूले से कर लें क्या? कैसे मन कर रहा है? जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। हमने क्या करना है, हमने एरिया निकालना है। तो भैया हम लिख लेते हैं इसको 0 3 1 5 -1 1 0 3। तुरंत धड़ाधड़ गिरा दो, ये नीचे ये नीचे ये नीचे, तो ये हो जाएगा भैया पहले 0 +1 -3। अब ऊपर कर लो भैया, ऊपर किए तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -0 या +0। तो भैया 0 0 ये तो हो गया -6 और ये हो गया +6, तो ये आ गया 0 0 में आप का मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 0 ही आएगा। तो ये क्या है भैया? कहोगे भैया कोलिनियर, कोलिनियर। डन मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया सब कुछ? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इतना भी कर जाओगे एनटीएससी का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक, चल उम्मीद करता हूं तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहता हूं थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेप्ट, ताकि अगर एनटीएससी यहां तक भी छूता है, अगर ये भी चीज आपसे पूछ ली जाती है, ये तो 11th में पढ़ाया जाता है बच्चों को, 9th और 10th के सिलेबस में कहीं ये है ही नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं ये अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, तो होता क्या है आपको, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है x1, y1 बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2 बच्चों। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी एक लाइन। अब इस लाइन का एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब एक लाइन का ऐसा हम लोग इक्वेशन लिख देंगे x और y के फॉर्म में कि कोई भी अगर x और y की हम एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो इस लाइन पर पहुंच जाए। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे हम एक xy ले लें, तो ये xy एक ऐसा पॉइंट होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया? कोई बात। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को इससे पहले और भी चीज एक सिखाना चाहता हूं, वो है स्लोप। स्लोप क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? जैसे मैं एक लाइन बना दिया ऐसे, ठीक, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन सपोज ये है L1। ठीक, लाइन लाइन दिख रही है, इसको धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। ये लाइन दिख रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस से थोड़ा सा दूरी पे है। एक्स एक्सिस कहाँ है? ये एक्स एक्सिस। दूरी कहने का मतलब ये दिख रहा है कि यहां से ऐसे एंगल बना रही है कुछ। एंगल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है ना बेटा, कि अगर दो लाइन के बीच में ऐसे देखा जाए तो ये जो होता है यही होता है एंगल। इसको मेजर करने का तरीका, जैसे हमारे और उस दीवार की दूरी को हम किस चीज से नापते हैं? मीटर से, फीते से, फुट से, इससे नापते हैं ना। इसी तरह दो लाइनों के बीच के एंगल दूरी को हम क्या कैसे नापते हैं? यहाँ पे ये हम नापते हैं एंगल से। एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा एक टर्म आता है, थीटा। ठीक है, ये थीटा वैल्यू बताता है कि कितना एंगल है। ठीक, निशान याद है ना? चलो, तो भैया ये जो एंगल बन रहा है ना, अब ये ही बताएगा आपको स्लोप। स्लोप मतलब ये कितना तिरछा है एक्स एक्सिस से। ठीक, तो ये निकलता है ऐसे tan थीटा से। अब कहोगे भैया ये tan क्या होता है? नहीं आज समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, उसमें समझाऊंगा tan थीटा। आज बस मेरी बात सुन लो कि अगर थीटा कोई वैल्यू है, अगर उस थीटा पर हम tan थीटा निकाल दें तो हमें स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस से कितने तिरछे पर ये लाइन बनाई गई है या ड्रॉ की गई है। इसी tan थीटा या स्लोप को डिनोट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं m का।
मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज अगर नई है तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं आ रहा है, सीखना चाहिए। मैं तो अभी तुम्हें प्यार से सिखा रहा हूं ना। तो ये m है, ये क्या है, स्लोप। क्या है बेटा, स्लोप। ठीक, m से इसको डिनोट करते हैं। अगर इसी लाइन का तुम्हें स्लोप निकालना हो, सपोज ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अगर तुम्हें यही स्लोप निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे भैया? देखो, अगर तुम्हें एक लाइन दी रहे, दो कोऑर्डिनेट उसके दिए रहे x1 और y1, सपोज ये a पॉइंट है और सपोज ये b पॉइंट है। अब तुम्हें इसका स्लोप निकालना पड़े कोऑर्डिनेट से, तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला था m इक्वल टू y2 माइनस y1, ऊपर y वाला टर्म y2 माइनस y1, नीचे क्या रहेगा बेटा, x2 माइनस x1। ठीक, नई चीज है, सीखो। क्या है बेटा, m जो स्लोप निकालना आप चाहते हो इस लाइन का, कि ये कितनी तिरछी है x एक्सिस से, कितनी तिरछी है x एक्सिस से, उसका तरीका है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुआ क्या? थोड़ा बहुत भेजे में घुस रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर घुस रहा होगा तो चीजें समझ में आएंगी। अच्छा भैया, ये हो गया, समझ में आ गया स्लोप। अभी तो आप हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाना चाहते थे, तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहती है, कि इक्वेशन ऑफ लाइन कहती है कि मैं होती हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी ये नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा रखे रहो, अपने पास रखे रहो, अभी मैं जल्दी से बता दिया इसको। अच्छा, अगर मैं जनरल फॉर्म कहूँ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो क्या कहोगे? कहोगे भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो देख रखा है ना, ये तो देख रखा है ना बेटा। कहाँ देख रखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने दो इक्वेशन आपको बताए थे। क्या बताया था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये चीज देखी थी, बढ़िया। तो ये क्या है भैया? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भैया आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर लाइन दो वैल्यू पर डिपेंड कर रही है तो भैया दो वेरिएबल तो आएंगे ही आएंगे, तो x और y, ये होता है जनरल फॉर्म। अगर आप इसी को ऐसे लिख दें बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू क्या आएगा? b से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब ये क्या आया, ये आपको एक फॉर्म दिख रही होगी कि भैया माइनस ए बाई बी एक वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ए और बी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक, तो ये तो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यही वैल्यू क्या होती है? ये होती है एम। क्या? स्लोप। क्या? एम। क्या? स्लोप। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो बिल्कुल चिंता मत करना, एक और क्लास ले लूंगा फिर से समझा दूंगा, बट अभी सीखने की कोशिश करो। y इक्वल टू क्या आया? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ये क्या आया? स्लोप। ये क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ऑब्वियसली भैया नंबर्स आर कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल क्या होंगे? x और y। क्लियर है क्या? तो यही यहां पे मैंने लिखा कि ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? ये वही चीज लिखी हुई है, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही चीज लिखी हुई है। डन है? चलो, इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़िए, सीखते रहिए। ठीक है, समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, अभी मैं समराइज भी करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। अब अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी ही पड़ जाए कि तुम्हारे पास x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, ठीक, तो अब तुम इक्वेशन निकालना चाह रहे हो, तो इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। जानते हो क्या करना होता है? अपने माइंड में समझ लो, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, क्या? x कॉमा वाई। क्लियर? क्या ले लोगे? x कॉमा वाई। तो भैया इसका स्लोप अगर मैं तुमसे कहूं क्या होगा? इसका स्लोप कहोगे भैया ये होगा y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स। ये बराबर होगा इसके। अरे भाई इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया,
ये लाइन थी, इसी लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, स्लोप चेंज होगा क्या? स्लोप चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो भैया ये स्लोप किसके बराबर होगा? कहोगे भैया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज समझ में आई क्या तुम लोगों को? ये चीज तुम लोगों को समझ में आई क्या? वेट वेट, चलिए भाई इसमें कुछ महानुभाव कॉल कर देते हैं जिससे आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ थे भाई? हम लोग थे यहाँ पर कि हम निकाल रहे थे लाइन की इक्वेशन। अब इसी को आप अरेंज करोगे ना तो ये किस फॉर्म में आपको दिखेगी? y कुछ टर्म यहाँ आएगा, फिर यहाँ लिखा रहेगा x प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर हुई? बढ़िया से समझ में आया? अगर नहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अरे कह रहे हैं 2% आया होगा 100 में से, सुनने समझे जाने सुनने को मिला, ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक, चलो इसको ध्यान रखना बस। ठीक, अच्छा अभी फिर से ये आ गया, थोड़ा सा और बताना है अभी बच्चों को। चलिए अब मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? L1, इसकी इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरी लाइन इसी के अगर मैं पैरेलल ड्रॉ कर दूं L2, तो ये क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है ना बच्चों? दोनों लाइन का मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर बताओ, अगर दोनों लाइन L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब है भैया अगर ये लाइन ऐसे है तो ये भी लाइन ऐसे है, इट मीन्स दोनों का स्लोप जो है वो बराबर है, मतलब M1 जो होगा वो M2 के बराबर होगा। क्लियर? ये एक कंडीशन होती है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो मतलब जो उनका स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो बराबर होगा। डन। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भी आपसे पूछा नहीं जाता है। हालांकि अभी मैं आपको PYQ भी कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये भैया अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर की बात हो गई, ये L1 है ये L2 है, तो इसकी कंडीशन होती है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 की, तो इसकी कंडीशन होती है बेटा, क्या होती है? होती है M1 इंटू M2 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -1। क्या आएगी? M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1। इसको प्रूव करने की खासा आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जानते रहेंगे, स्लोप निकालना जानते रहेंगे। अगर NTSC बाबा थोड़ा सा आगे बढ़ गए और आपसे कुछ पूछ लिए तो आप कम से कम ये कहोगे कि किशन भैया ने सब कुछ पढ़ाया तो था, हम थोड़ा बहुत अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताना? कुछ कुछ समझ में आया, कुछ बच्चों को पूरा भी समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत आया होगा, कुछ बच्चों को हल्का फुल्का आया होगा। ठीक, चलो तो चलिए भाई कुछ सवाल लगाते हैं तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सवाल मैं अब मैं लगाऊंगा क्योंकि आपको नया चीज सिखा रहा हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो भैया जैसे ही स्लोप निकालना पड़े तो आप क्या करने वाले हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो। और आसान है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, अरे भाई दो टर्म ऐसे लिखे हो रहे होंगे, x1 y1 लिखा रहेगा, x2 y2 लिखा रहेगा, आप क्या करना? y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1, बस इतना कर लेना। चलो ये है आपका 2,3 फिर 0,-1, आप लोग भी अटेम्प्ट करते रहिए। तो ये हो जाएगा -1 -3 अपॉन 0 -2, ये कितना आ जाएगा? -4 अपॉन -2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, क्लियर? सेकंड लगा लेते हैं भाई। सेकंड लगाएंगे तो ये 6 -4 अपॉन -2 माइनस +2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अपॉन 0। अब 2 अपॉन 0 की वैल्यू आप क्या लिखोगे? इन्फिनाइट। तो स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? आपको मैंने बताया है किसी भी कांस्टेंट टर्म के नीचे में अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होगी। क्लियर? डन है बच्चों? अभी ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि किस एंगल पे tan थीटा इन्फिनाइट होता है,
किस एंगल पे tan थीटा 0 होता है? दरअसल ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक, मतलब ये लाइन बिल्कुल ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के ऐसे होगी। ठीक है बच्चों, चलो सी लगा लीजिए भाई, सी यहाँ लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 - 2 अपॉन -7 -5, तो ये कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। क्लियर? थोड़ा बहुत लगाने आया, स्लोप निकालने आया, बहुत अच्छी बात। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस स्लोप। ठीक, अब ये आपको करना सिखाना होगा मुझे, इसी को मुझे आपको सिखाना था। क्या दिया गया है? स्लोप दिया गया है, तो इसका तरीका होता है y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ओके भैया, ये कैसे आया? अरे बेटा, अगर सपोज एक पॉइंट आपका दिया गया है कितना, -2,5, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया है x, y से ये गुजर रही है। ठीक है बेटा, x, y से गुजर रही है। अगर इसका स्लोप निकालने को कहा जाए तो आप क्या कहोगे? भैया m इक्वल टू होगा y - 5 अपॉन x -2। ठीक, यही होगा ना? बस यही तो मैंने किया है। क्या किया है? यहाँ पे रख दो वैल्यू y - y1, y - y1, y -y1 की वैल्यू कितनी है? कहोगे भैया -5 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है बेटा? कहोगे भैया -4 है। x की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू क्या है? कहोगे भैया -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो अब। y - 5 इक्वल टू -4x -8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? y + 4x, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4x + y + 3 इक्वल टू 0। ये आई लाइन की इक्वेशन। कठिन था क्या? कठिन था क्या? हार्ड था क्या? नहीं। सीख रहे होगे तो नहीं लगेगा, अगर भाग रहे होगे तो लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई चीज, वक्त दो, सीखो, फिर से सीखो। ऐसा कोई पहाड़ तो ला के रख दिया नहीं कि तोड़ो इसको, सिखा रहा हूं ना, धीरे धीरे सीखो। डन मेरे प्यारे बच्चों? सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन। स्लोप का मैंने आपको एक इंटर स्लोप का फॉर्म बताया ना, ये हमेशा ऐसे होता है, y = mx + c। x इस फॉर्म में लिखिए, इस किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में करिए, x के बगल में ये जो वैल्यू आएगी वही होगा इसका स्लोप। क्या होगा? स्लोप। क्लियर? तो भैया ये इक्वेशन आपको दिया गया था -2x + 4y = 6। आपको मैंने क्या सिखाया? इसको चेंज करो, इसको लिखो 4y, इस -2x को उधर करो, ये हो जाएगा 2x + 6, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/4 x + 6/2। अब ये क्या आया? 1/2x + 3। अब ये क्या है बेटा? यही x के बगल में जो भी रियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है, x का रियल कोफिशिएंट वही होगा आपका स्लोप। तो ये कितना आया? 1/2। यही होगा आपका आंसरम। समझे? आयम बढ़ियाम। चलो संस्कृत भी पढ़ लो मेरे से। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू 4x + 4y = 8। अच्छा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है? कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बेटा, भागना मत। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पढ़ाया हो, और क्लास छोड़ के मत भागो तुम लोग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और इतना अच्छा सिखा रहा हूँ कि तुम्हें आ भी जा रहा होगा, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखो, कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो -2,3 से गुजरे। ध्यान से सुनना। तो भैया मैंने कह दिया कि ये x, y है। ठीक, अच्छा, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन भी ऐसे होगी। पैरेलल है किसके? 4x + 4y = 8। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया है यहाँ पे, ये आपको एक पॉइंट दिया गया था और एक स्लोप दिया गया था, तो आप इक्वेशन जनरेट कर लिए थे ना बेटा? कर लिए थे ना? सेम काम अगर आपको इस क्वेश्चन में स्लोप मिल जाए, इसका स्लोप मिल जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहोगे भैया ये दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप बराबर होगा। आपने सिखाया है दो लाइन पैरेलल होगी तो m1 = m2 होगा। कॉन्सेप्ट आपका काम आ रहा है।
चलो कर लो भाई इस कॉन्सेप्ट का काम। यहाँ से स्लोप निकालो जल्दी से, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दो, -4x प्लस 8, ये आ जाएगा y इक्वल टू -1x प्लस 2। ये आ रहा है क्या, स्लोप क्या हो जाएगा, कहोगे भैया -1, क्लियर है क्या, स्लोप क्या हो जाएगा -1। अच्छा भैया हमें स्लोप पता चल गया है, हम इक्वेशन निकाल लेंगे कैसे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये आता कहाँ से, रटो मत रटो मत, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। रटना कुछ नहीं, रटे जहाँ भूले वहाँ, रख दो वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m टाइम्स m की वैल्यू निकाल लिया है आपने -1, x माइनस x1 की वैल्यू -2, मतलब ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा आपका y -3, ये हो जाएगा -x -2, ये आ जाएगा कितना, x को इस साइड भेज लो, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। ये आएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। डन है, समझ में आया, देख लो इसको भी स्लोप निकाल लो, इसको, इसका स्लोप क्या आएगा, y इक्वल टू -x प्लस 1, स्लोप क्या आ रहा है -1, स्लोप क्या आ रहा है -1, स्लोप दोनों का बराबर होगा। डन बच्चों, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, बढ़िया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। एक सवाल आप इससे बाहर दिखा देना जो आपसे ना लग पाए इस कॉन्सेप्ट के बाहर, तब बताना मुझे, ठीक है। आपके लेवल से हाई लेवल तक का पढ़ा दिया, ठीक है, बेसिक से शुरू करा के एडवांस तक पढ़ा दिया, पूरे क्लास 9th से लेकर पूरा क्लास 10th और हल्का हल्का 11th भी टच करा दिया। अब इसके बाहर एनटीएससी नहीं जाएगा। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, 2 नंबर मेरी गारंटी ले लो, 2 नंबर तुम्हें लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, इतना इजी ये चैप्टर है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू -x प्लस वाई इक्वल टू 2। स्लोप निकाल लो बेटा, यहां से स्लोप क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x प्लस 2, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर इसका स्लोप 1 आ रहा है तो उसका स्लोप कितना होगा, क्योंकि भैया सेम होगा क्या, ना 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 ना, मैंने बताया है अगर लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू मान लो 1 है तो m2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, कहोगे m2 की वैल्यू होगी -1। ठीक, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या है 0, -3। अरे इक्वेशन नहीं निकाल सकते, y माइनस -1 ये हो जाएगा 3, स्लोप -1 इंटू x -0, ये आ जाएगा y प्लस 3 माइनस x, ये आ जाएगा x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अब जाओ एनटीएससी वालों से कह दो कि जिस लेवल का सवाल तुम्हें देना है दे दो, हम सब लोग सब कुछ कर पाएंगे। 4 लेक्चर मेरे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उन 4 लेक्चर को अच्छे से कर लो। जो भी किताब तुम्हारे पास है मैं डीपीपी आज प्रोवाइड कर दूंगा, उस डीपीपी को लगा लेना। 2 नंबर एनटीएससी का तुम कहीं से नहीं छोड़ने वाले हो। ठीक, तो बड़ा ही शानदार चैप्टर था, बेसिक से लेकर एडवांस तक का कराया, और टाइम जैसे ही मिलता है अगर मैं करा दिया तो आपको मैं पीवाईक्यू भी करा दूंगा। पीवाईक्यू देखो नहीं भी करा पाऊंगा तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लेक्चर से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। क्या शुरू करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो तैयार हो जाइए त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए। मंडे से आपका शुरू होगा नॉन वर्बल रीजनिंग, मंडे से आपका शुरू होगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, डन यहां तक। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो अभी तक तो अब लाइक कर दो। ठीक है, जाओ, और 7:30 बजे और 6:30 बजे भी आपकी क्लास है, अटेंड जरूर करिएगा। बाय बाय।